हेलो फ्रेंड, परफेक्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 2022 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें साइंस पर्सन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, इसमें फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। जो एग्ज़ाम भी उससे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मदद करेगा। और ये मेरा अनुभव, और हर साल कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। उसी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से भी ये क्वेश्चन है, कुछ NCERT बुक से और कुछ किताब से और कुछ मॉडल सेट से क्वेश्चन सबको अटैच करके उसको तैयार किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उसी को मैं इस वीडियो में डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए बिना देरी किए क्लास को चालू करते हैं, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी दूंगा। इसके पहले मेरे चैनल पे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देख लें। और यहाँ मैं विथ क्वेश्चन विथ आंसर के साथ बाई चैप्टर वाइज मैं इसमें कराने जा रहा हूँ। केवल फिजिक्स पर्सन का आज कराएंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का। 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इसमें से ही आपके 75 से 80% क्वेश्चन आप अटैच कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का ही है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। कभी कभी इसका डिफिनीशन भी पूछ देता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, या विशेषता भी पूछ दिया है। I mean, इसका डिफरेंस ही हम इसको बता रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में मुख्य अंतर जो है वो निम्नलिखित है। पहले वास्तविक प्रतिबिंब में ही जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव रूप से मिलती है, उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उधर देखेंगे तो इसके अपोजिट हो जाता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग में फॉल्ट हुआ है। जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे होगा मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। दूसरा समय कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा वो दर्पण से पीछे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे सीधी रेखा में दर्शाया जाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉट या बिंदु द्वारा या डैश द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी पहचान है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग सीधी रेखा से दिखाते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को जब भी दिखाएंगे तो एकदम सीधी रेखा से दिखाएंगे, यहाँ पे कटा या यहाँ पे बना। लेकिन इसके अपोजिट काल्पनिक प्रतिबिंब को हम दिखाएंगे तो उसको डॉट के द्वारा से दिखाते हैं, डॉट 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 के द्वारा दिखाएंगे, या बिंदु के द्वारा उसको डिनोट किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग सीधी रेखा से दिखाते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग डॉट डॉट रेखा से दिखाते हैं। इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब को एक और अंतर भी हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको हम कल्पना कर सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो है आवर्धन क्या है। तो आवर्धन जो होता है ना, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। एक फार्मूला होता है, आवर्धन उसको कहेंगे जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया और वस्तु की ऊंचाई हो गया, उसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, और इसको हम लोग m से सूचित करते हैं, बड़ा M से। ठीक, m से सूचित करते हैं, यानी अर्थात m बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है v बट्टे यू माइनस v बट्टे यू। प्रतिबिंब को हम लोग v द्वारा सूचित करते हैं और वस्तु को हम लोग u द्वारा सूचित करते हैं। तो m बराबर होता है माइनस v बट्टे यू, चूँकि ये ऋणात्मक होता है, साइन इसका ऋणात्मक होता है। या फिर इसको हम लोग h डैश बाई h1, h बराबर सूचित की h से सूचित करते हैं। ये हाइट हो गया और यहाँ h डैश हो गया। ठीक है। आवर्धन को हम लोग m बराबर, आवर्धन का फॉर्मूला भी कहीं कहीं पूछ जाता है, तो m बराबर होता है माइनस v बाई यू, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया v और वस्तु की ऊंचाई हो गया u, इसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह है कि जब किसी सिक्के को पानी में डालते हैं तो वो ऊपर की ओर, और यहाँ पे गलत हुआ है,
ऊपर होगा, ऊपर की ओर उठता है क्यों? जब भी हम सिक्के को पानी के ऊपर उछालते हैं या उसको पानी में डालते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है, आप देखे भी होंगे। तो जब भी हम कटोरी में पानी डालते हैं तो प्रकाश की किरण पानी की सतह पर दिशा बदलती है। प्रकाश की किरण से पता है हमको कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जैसे ही पानी कटोरी में पानी डालेंगे तो प्रकाश की किरण जो होती है ना पानी की सतह पर दिशा बदलने लगती है और मुड़ कर हमारी आँखों तक आती है, हमारा आँख जो होता है वहाँ पे आती है और सिक्का दिखने लगता है। वही सिक्का जो होता है दिखने लगता है। आँख तक पहुँचने वाली किरण को पीछे बढ़ाते हुए ए डैश पर मिलती है, यानी मतलब जैसे ही जितना पीछे पीछे लेके जाएंगे वो क्या होगी, दिखाई देगी। आँखों को ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें ए से आ रही है, अर्थात सिक्का ए अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर हुआ प्रतीत होता है। हमें महसूस होता है कि नहीं वो सिक्का जो है ना हमारे आँख की तरफ आ रही है, लेकिन वो अपने स्थान पर ही रहता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मेन रीज़न इसका है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं या एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है पार्श्विक विस्थापन क्या है? पार्श्विक विस्थापन, तो पार्श्विक विस्थापन क्यों कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से विचलित होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, या पार्श्विक परावर्तन भी इसको कहते हैं। जब प्रकाश की निर्गत किरण और आपतित किरण जो होता है उसके बीच लंबवत दूरी जो होती है उसको कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन है वो है प्रिज्म क्या है? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को या कटान बिंदु को प्रिज्म कहा जाता है। आप देखे भी होंगे प्रिज्म ऐसे होता है। प्रिज्म का मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ। प्रिज्म जो होता है ऐसे होता है। प्रिज्म एक त्रिभुजाकार आकार की तरह होता है। प्रिज्म जो इसके दो समतल सतह के बीच घिरा रहता है, प्रिज्म इसी को कहते हैं। इसका पारदर्शक मध्य कांच का बना होता है, इसी को कहा जाता है प्रिज्म। ठीक है। नेक्स्ट होता है समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता क्या है? तो यह वस्तु दूर रहे या निकट उसे हम साफ साफ देख सकते हैं, उसके लिए लेंस की फोकस दूरी बदलता रहता है, जो सिलियरी पेशिया के तनाव के कारण होता है। हमारी आंख में जो सिलियरी पेशिया होती है उसके वजह से उसमें लेंस की फोकस जो नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी जो बदलते रहती है उसी को हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, चाहे वो वस्तु दूर हो चाहे निकट हो। इस क्षमता को, मनुष्य की आँख की इस क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है दृष्टिपरास क्या है? तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि एक दूर बिंदु दोस्त है, एक यहाँ पे एक आँख है, यहाँ पे निकट वस्तु है, यहाँ पे दूर वस्तु है, यहाँ पे निकट वस्तु आँख हो गया हमारा, और आँख हो गया, यहाँ पे निकट वस्तु है, यहाँ पे दूर वस्तु है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो भी दूरी है ये कहलाती है आपका दृष्टिपरास कहलाती है। ओके, आई होप समझ चुके होंगे इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है तारिक क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होता है और कई बार इसके चांस बनते हैं आने के लिए। इसको भी आई कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे देखिए क्यों, पृथ्वी का वायुमंडल कभी भी शांत नहीं होता। आप देखे होंगे कभी कभी गर्म हवा चलती है, कभी ठंडा हवा चलती है, कभी गर्म हवा धाराएं बहते रहती है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान कम और बढ़ते रहता है, कम भी होगा और बढ़ते भी रहता है, जिसके कारण किरणें अधिक विचलित हो जाती है, इसलिए तारे टिमटिमाई दिखाई देते हैं। तारे का टिमटिमाने का मेन कारण जो है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, अपवर्तित होते रहते हैं, अपवर्तनांक के कारण दिखाई देते हैं। इसके तीन रीजन। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल जो होता है ना कभी शांत नहीं रहता, उसमें कभी गर्म हवा चलेगी, कभी ठंड हवा की धाराएं चलती है, जिसके कारण अपवर्तनांक का मान जो होता है वो कम होते रहता है और बढ़ते रहता है, जिससे हमको तारे जो है ना वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वहाँ से पानी की बूंद, धूल कण, गैस का प्रकीर्णन होता है। सबसे सूक्ष्म का गैस का अणु होता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब होता है वो वायुमंडल से जैसे ही गुजरता है तो वहाँ धूल कण के गैस होते हैं, पानी होता है, बूंद होता है, इसका प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब चारों तरफ वो फैलता है,
चारों तरफ वो फैलता है, छितराता है। परकिरण किसको कहेंगे? प्रकाश के छितराने की प्रक्रिया को परकिरण कहा जाता है। तो वहाँ पे प्रकाश जो होता है चारों तरफ छितराता है, जिसमें सबसे सूक्ष्म का गैस कण होता है, सबसे छोटा जो कण होता है वो गैस का होता है, इसलिए इसको हम लोग इसी की वजह से आकाश जो होता है। और नीला रंग ही हमारे आंखों पे ज़्यादा क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है, प्रकीर्णित होने लगता है, जिससे हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश का रंग हमें नीला प्रतीत होता है। तो इसका मेन रीजन आप लिख सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट आ ही गया क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? सूर्य का प्रकाश धूलकण धरती तथा वायु पर पड़ता है, तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें की ऊर्जा अवशोषित कर चारों तरफ विस्तृत कर देता है। ये देखिए, प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से हो जाती है, चारों दिशा में इस तरह से प्रकाश की किरणें जो होती है वो फैल जाती है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी प्रकाश एक बिंदु से प्रकाश के निकल के छितराने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आने के चांसेस बने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंद्रधनुष क्या है? तो वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है तो हमें एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई पड़ती है, इस अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। 7 कलर का आपको पट्टी इस तरह से वृत्त के रूप में, जब भी बारिश होता है तो 7 कलर के आपको पट्टी दिखाई देता है आकाश में, बारिश जैसे होगा, सूर्य जब चमकना शुरू करता है तो कुछ इस तरह से 7 कलर में पट्टियाँ इस तरह से अर्धवृत्ताकार रूप में दिखाई देती हैं, इस तरह से 7 कलर दिखाई देती है, इसी को हम लोग कहते हैं अर्धवृत्ताकार, जो पट्टी के रूप में रहता है एकदम एक लाइन से, बहुत ही अच्छा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ का मतलब ही होता है रास्ता, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल और बैटरी में अंतर लिखे। तो देखिए, सेल जो होता है, सेल और बैटरी दोनों में अंतर है कि सेल के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं, और सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसे सेल कहा जाता है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करता है उसको हम लोग बैटरी कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया, ठीक। एक डिफरेंस काफ़ी है, जबकि मैं 2 बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखें। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ए मीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ का धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ का धारा मापेंगे उसको, जिस यंत्र से हम किसी विद्युत परिपथ का धारा मापते हैं उसको ए मीटर कहते हैं, और जिस यंत्र से हम विद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 15 है, पवन ऊर्जा का लाभ लिखें। तो पवन ऊर्जा के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल और दक्ष स्रोत है। दक्ष का मतलब आसानी से ये प्राप्त हो सकता है। दूसरा है कि विद्युत उत्पादन के लिए आवर्तक व्यय आवश्यक नहीं होता है। दूसरा है कि विद्युत उत्पादन के लिए ज़्यादा व्यय करने की ज़रूरत नहीं होती है पवन ऊर्जा में। ये पवन से ही होता है, नाम से ही पता चलेगा पवन ऊर्जा। तो इसके 2 लाभ हैं, और भी लाभ है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में 2 ही काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोलर कुकर के लाभ लिखें। तो इस सोलर कुकर के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। सौर कुकर सस्ता होता है, सोलर कुकर में सौर कुकर जो होता है ये सस्ता होता है। दूसरी बात है कि ये धुआं उत्पन्न नहीं करेगा, जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा। ये धुआं उत्पन्न नहीं करता है, जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि दूसरा पॉइंट ये धुआं उत्पन्न नहीं करेगा। तीसरा होता है ये कुकर ईंधन, गैस जलावन, लकड़ी की खपत को कम करते हैं। और सोलर सेल से है तो ये एलपीजी जलावन की खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे। और चौथा जो होता है वो होता है अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखा जा सकता है, और इसलिए वो एक साथ पकाए जा सकते हैं। इसमें एक साथ में 3-4 प्रकार के व्यंजन को पकाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे ईंधन की विशेषता लिखें। तो इसमें अच्छे ईंधन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करें। यहाँ पे टाइपिंग गलत हुआ है, टाइपिंग गलत हो चुका है। इसको निर्मुक्त करें। निर्मुक्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे या अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करे। एक अच्छा ईंधन वही होगा जो अधिक धुआं उत्पन्न नहीं करे, क्योंकि धुआं से
प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक होता है। तीसरा है जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, अच्छी ईंधन उसी को कहेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। और चौथा है जिसके जलने पर विषैले उत्पाद पैदा ना हो, इससे कोई भी हानि ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। तो लूप में यह विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होती है जब तक कि लूप तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति रहती है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाली धारा को विद्युत धारा तथा इस घटना को हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तभी विद्युत धारा उतने ही समय तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक उसमें गति रहेगा, चुंबक और लूप के बीच में गति रहेगा। उससे जो धारा उत्पन्न होता है उसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस पूरे घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पावर लाइन क्या है। तो मेंस जो होता है, मेंस में प्राय दो तार होते हैं, एक से एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा दूसरे से एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। पहले को घरेलू लाइन और दूसरे को पावर लाइन कहा जाता है। मतलब जब भी तार रहता है तो दो तार रहते हैं, मेन से दो तारें रहती हैं, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है और इसे घरों में या जो भी उपकरण लगाया जाता है उसमें प्रवाहित किया जाता है। तो एक को इसको घरेलू लाइन कहते हैं और इसको पावर लाइन कहते हैं। तो ये पावर से आता है और ये घरेलू लाइन होता है। तो दो तारें जो होती है उसी में होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 है लघु पथन क्या है। इसको शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। लघु पथन को शॉर्ट सर्किट अंग्रेजी में आप ही जाता है। शॉर्ट सर्किट क्या है या अतिभारण क्या है। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है या लघु पथन क्या है। तो कभी कभी तारों के विद्युतरोधी परत के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से भी आपस से संपर्क में कभी कभी वोल्टेज जो होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं या आपस में संपर्क में हो जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। तो प्रतिरोध यानी विद्युत को रोकने का जो रोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। वही वोल्टेज देहाती भाषा में हम लोग इसको कहते हैं कि वोल्टेज उसकी बढ़ गई है, जिसके वजह से बढ़ने लगती है। इसी को हम लोग कहते हैं लघु पथन। इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। मैं पहले ही लिख चुका था, इसे शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। सिंपली जानते हैं कि कार्य करने की जितनी भी क्षमता होगी उसको ऊर्जा कहा जाएगा और इसका एक सही मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो ये कुछ 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और 20 या